देव इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि सौंदर्या उसे काफी पसंद करती है, लेकिन अब भी सौंदर्या को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। इस सवाल के साथ वो कब सौंदर्या के साथ स्टेशन और स्टेशन से अपनी गाड़ी में ऑफिस पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। ख्यालों में खोए देव को दीपक ने याद दिलाया। सर, हम ऑफिस पहुंच गए। दीपक के ये कहते ही देव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कई सवाल साफ नजर आ रहे थे। उन्हीं सवालों में से एक उसने दीपक की तरफ फेंका। दीपक, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? क्या मुझसे काम में कोई गलती हो गई? जो पूछा है उसका जवाब दो। सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अगर मेरे काम में कोई गलती हुई होगी तो आज ही जाकर उसकी खबर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी उसकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। खबर लोगे मतलब मारोगे उसे? तुम्हें पता है ना अपनी वाइफ पे हाथ उठाना अगेंस्ट द लॉ है। नहीं सर, वो मैं कह रहा था, अगर आप कहें तो। मैं क्यों कहूंगा? क्या मैं तुम्हें इतना जल्लाद नजर आता हूँ? नहीं सर, वो मुझे लगा उसकी वजह से मेरे काम में आपको कोई गलती नजर आई हो तो। दीपक अपने जॉब को लेकर परेशान था, लेकिन देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने दीपक की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी तरफ दोबारा बहुत ध्यान से देखा। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या कभी उसने तुम्हें किस करने की कोशिश की है? सर, ये सवाल। डरो मत, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरे ड्राइवर हो। मुझे अपना दोस्त समझकर बताओ। दीपक अब भी देव की तरफ थोड़ा डर और थोड़ा हेजिटेशन के साथ देख रहा था। देव समझ गया कि दीपक का मुंह खुलवाने से पहले उसे कॉन्फिडेंस में लाना होगा। उसने शांति से दीपक की ओर देखा। एक्चुअली कल रात मेरी वाइफ ने मुझे जबरदस्ती किस करना चाहा, क्योंकि वो मेरे साथ अपने पहले किस का एक्सपीरियंस करना चाहती थी। क्या ये पॉसिबल है? देव को इस तरह अपने दिल की बात करते देखकर दीपक का डर काफी हद तक दूर हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए देव की ओर देखा। मैडम ने आपसे झूठ बोला सर। उन्होंने आपको किस करने के लिए इस बात का झूठा सहारा लिया है। एक्चुअली लड़कियां बहुत शर्माती हैं, वो अपने दिल की बात सीधे नहीं कह पाती, इसलिए इतना घुमा फिरा कर बताती हैं। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सर। एक्चुअली वो चाहती हैं कि आप खुद ही उनके दिल की बात समझ जाएं, इसलिए अब आपको भी समझदार होना पड़ेगा सर। दीपक की बात सुनकर देव सोचने लगा, सौंदर्या और शायनेस से सौंदर्या का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देव को इस तरह ख्यालों में खोए देखकर दीपक ने फिर से देव की ओर देखा। सर, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप सिर्फ ये सोचिए, मैडम ने इनिशिएटिव लेकर आपको किस किया है, मतलब वो आपको पसंद करती हैं। दीपक की ये बात सुनकर देव का चेहरा अचानक खिल गया था। उसने मुस्कुराते हुए दीपक की तरफ देखा। दीपक, तुमने काफी दिनों से छुट्टी नहीं ली है ना? मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, अपनी वाइफ के साथ जाकर समय बिताओ। लेकिन याद रहे, अभी हमारे बीच में जो बातें हुई हैं उनका जिक्र किसी से मत करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। देव की दिलदारी और उसका मूड देखकर दीपक काफी खुश हो गया। वहीं ऊपर ऑफिस से चेतन की नजरें देव की कार पर टिकी थी, जब तक वो उसमें से बाहर नहीं निकला। आज देव को गुनगुनाते देखकर सभी बड़े हैरान थे। चेतन ने देव को बड़े ध्यान से देखा। हेलो बॉस, आज आप बेहद खुश लग रहे हैं, कोई खास बात? पहले तो तुम मुझे बॉस बोलना बंद करो यार, बचपन के दोस्त हैं हम। प्लीज जस्ट कॉल मी देव एंड नो मोर आप वाप, यू नो। पिछले 8 सालों में पहली बार देव के मुंह से ये बात सुनकर चेतन बड़ा हैरान हुआ। उसे काफी अच्छा लगा। तभी देव ने चेतन को मुस्कुराते हुए देखा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें याद है कि अपनी वाइफ सौम्या के साथ पिछली बार तुमने कब और कितना वक्त बिताया था? अचानक ये सवाल क्यों? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सच कहूं तो चाहकर भी सौम्या को वक्त नहीं दे पाता। अभी कुछ दिन पहले ही उसका बर्थडे था, लेकिन हमारे साथ मैम के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि वो भी भूल गया। तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। गो एंड स्पेंड सम टाइम विद सौम्या, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। चेतन की तरह सौम्या भी देव के साथ ही पढ़ी थी।
ये तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन असल जिंदगी में सबकी पोजीशन काफी अलग थी। तभी चेतन ने चहकते देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अच्छा तो बताइए कि आपकी इस खुशी का राज क्या है? अब जाते हो या तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करूं? अच्छा, आपको एक बात बतानी थी। अभी कुछ नहीं, तुम अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करो और मैं आज अकेले ही यूरोपियन प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट करता हूँ। ये कहकर देव आगे बढ़ चुका था और चेतन उसकी तरफ देखे जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से सौंदर्या को लेकर देव अपने काम से काफी डिस्ट्रैक्टेड था। ऐसे में काम में बिजी देव को चेतन ने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। लंच पर मिलते ही चेतन ने देव की तरफ देखा। आप अब भी नहीं जानना चाहोगे कि मुझे आपसे क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? अगर जरूरी ना हो तो हम फिर कभी इस पर बात करते हैं। मेरे दिमाग में अभी वैसे ही काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, वैसे ये बात तुम्हारी शादी और सौंदर्य से रिलेटेड थी, लेकिन तुम अभी बिजी हो तो हम बाद में बात करते हैं। नो वरीज। अपनी शादी और सौंदर्या का नाम सुनते ही देव ने क्यूरियोसिटी से चेतन की तरफ देखा। क्या बात है? तुम्हें हो क्या गया है देव? मैं देख रहा हूं कि सौंदर्य का नाम सुनते ही तुम्हारा बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है और अभी। मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो चेतन, क्या बात है जल्दी बताओ। तो सुनो देव, जो मैं तुमसे अभी कहने जा रहा हूं उससे 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों में से किसी को भी कुछ भी हो, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। उसके बाद चेतन ने जो भी देव को बताया उसे सुनकर खुशी के मूड में ऑफिस आए देव का मूड पूरा बदल गया। देव ने टेंशन के साथ चेतन को देखा। कब? आज सुबह। चेतन की बातें सुनते ही वो तुरंत अपने डैड से मिलने अपने विला की तरफ भागा, जहां अभी वो रह रहे थे। गांव में ना होने के बावजूद गजेंद्र प्रताप का दिल प्योर देसी था। यही वजह है कि अपने बड़े से विला में भी वो अपने गांव वाले अंदाज में रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। डैड आप क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हो, मैं इस देसी गाय के बच्चे को चारा खिला रहा हूं। तुम्हें पता है, इसे मैंने सौंदर्या के लिए लाया है। वो सब ठीक है डैड, लेकिन आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? नौकर है ना, वो देख लेंगे। आप चलिए आराम कीजिए। नौकर तो सब कर लेंगे बेटा, लेकिन अपनों के लिए कुछ करने की जो खुशी होती है उसकी बात ही अलग है। डैड आप भी ना कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मैं कहां पहुंच गया? मैं तो यही हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर कल को सौंदर्या प्रेग्नेंट होती है तो उसे दुनिया की महंगी से महंगी चीजें हम खिला सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से जो मैं उसके लिए बनाऊंगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। डैड उसमें अभी बहुत टाइम है, और अगर कल को हमें लगा कि हमें फैमिली शुरू करनी है तो क्या हम आपके इस गाय के बच्चे के बड़े होने का इंतजार करेंगे? देव की ये बात सुनकर गजेंद्र प्रताप काफी खुश हो गए। उन्हें लगा शादी और सौंदर्या से दूर भागने वाला उनका बेटा अपनी फैमिली शुरू करने की बात कर रहा है। यही उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए देव को देखा। तो मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं? आप क्या कर रहे हैं डैड? मैंने कहां कुछ कहा, कह तो तुम रहे हो अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में। डैड यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। और तुम इस समय ऑफिस से दौड़ते हुए मुझे ये बताने आए हो? तभी देव को ख्याल आया कि वो जिस काम से आया था वो सचमुच ही भूल गया। उसने अपने डैड की तरफ देखा। मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। तुम्हें अचानक अभी उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल तो नहीं आ रहे? देव देख लेना। डैड वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, सो डोंट वरी। ये कहकर देव अपने बड़े बड़े कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन देव के कहने के बावजूद गजेंद्र प्रताप थोड़े परेशान हो गए। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ? मुझसे कह रहा है डोंट वरी, और इसके खुद के चेहरे पर जो 12 बजे हैं उसका क्या? उसके बारे में कुछ नहीं बताया इसने। बाहर आए तो पूछता हूँ। गजेंद्र प्रताप ये सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा देव तेज कदमों से चलते हुए बाहर आ चुका था और अपनी कार की तरफ जा रहा था। गजेंद्र प्रताप ने उसे आवाज लगाई। देव कुछ तो बताते जाओ, मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। मैंने आपसे कहा ना डैड, आप टेंशन मत लीजिए।
मैं आपसे शाम को मिलकर सब बताता हूँ। ओके, बाय। ये कहते हुए देव अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और गजेंद्र प्रताप हाथ में चारा लिए उसे जाते देख रहे थे। आमतौर पर उसके विला और ऑफिस की दूरी 5 मिनट की थी, लेकिन आज ये दूरी उसे बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अपने हाथों में कसकर पकड़े देव ने एक बार उसकी तरफ, फिर दूसरी बार दीपक की ओर देखा। दीपक, प्लीज जरा जल्दी। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह इतने अच्छे मूड में रहने वाले देव सर को दोपहर में अचानक क्या हो गया। अपनी पूरी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वो ऑफिस के गेट पर पहुंचा ही था कि देव लगभग चलती गाड़ी से कूदकर बाहर निकल चुका था। अपने केबिन में पहुंचकर उसने देखा जिस बात का उसे डर था वो उसके सामने खड़ी थी। आखिर कौन थी वो जिसे देखकर देव इतना परेशान हो गया था? अभी कल ही उसने सौंदर्या को बताया था कि उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तो कौन थी ये लड़की? आखिर इतनी जल्दबाजी में अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लाने की क्या वजह थी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने विला से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाने गया देव काव्या से पहले अपने ऑफिस पहुंच जाना चाहता था, लेकिन जब वो अपने केबिन में पहुंचा तो काव्या पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। देव को देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी। कहाँ थे तुम? पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, और तो और तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया। मैसेज? तुमने मैसेज किया था? आर यू फाइन? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई ना दिया हो, और आज तुमने मेरा मैसेज देखा भी नहीं। काव्या की बात सुनते ही देव ने अपना मोबाइल निकाला जिसमें सुबह 7 बजे काव्या का मैसेज शो कर रहा था। उसे याद आया उस समय वो सौंदर्या के साथ बैठकर कल रात के बारे में बात कर रहा था, और उसके बाद भी वो उसके ख्यालों में इस कदर गुम था कि उसने फोन की तरफ देखा ही नहीं। काव्या ने देव को हैरानी से देखा। इट्स ओके देव, तुमने मैसेज नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जीजू ने भी नहीं बताया। मैंने तो उन्हें क्लियरली कहा था कि वो तुम्हें बता दे कि आज सुबह 7 बजे मेरी फ्लाइट इंडिया लैंड करने वाली है। एनीवे, वो सब छोड़ो, ये बोलो तुम कैसे हो? ये कहते हुए काव्या ने देव के गले में अपनी बाहें डाल दी, जिससे देव काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। काव्या प्लीज, क्या कर रही हो? ऑफिस से ये कहते हुए देव काव्या को खुद से दूर करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। काव्या देव के बचपन की दोस्त सौम्या की बहन थी, और सौम्या चेतन की वाइफ थी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही देव ने चेतन से बात की थी। पीएचडी करने कनाडा गई काव्या आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटी थी। देखने में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव काव्या का झुकाव बचपन से ही देव की तरफ था, लेकिन देव ने उसे कभी उस नजर से नहीं देखा था। काव्या ने देव की तरफ देखा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ इस तरह आना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। एनीवे, ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कहते हुए काव्या ने एक लाल रंग के खूबसूरत डिब्बे में से एक रिस्ट वॉच निकाली और उसे देव के हाथ में पहना दी। तुम्हें पता है देव, ये वॉच मैंने एक ऑक्शन में खरीदा था, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ 5 घड़ियां हैं। काव्या, आई एम मैरिड। ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। जिस हाथ में काव्या घड़ी पहना रही थी, उसी हाथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट थामे देव ने वो मैरिज सर्टिफिकेट काव्या की तरफ बढ़ा दिया। अचानक अपनी शादी की खबर सुनाकर देव ने काव्या को हैरान कर दिया। कब हुआ ये? कौन है वो लड़की? अभी 1 महीने पहले अपने डैड के कहने पर मैंने ये शादी की है। सौंदर्य नाम है उसका। देव देख रहा था कि काव्या शॉक होने के साथ साथ काफी दुखी भी हो गई थी।
लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि वो काव्या की छुपी चाहत से अनजान हो, लेकिन उसने कभी उस चाहत को हवा नहीं दी थी। इसमें पूरी तरह से काव्या इन्वॉल्व थी। उसने काव्या की तरफ देखा। तुम ठीक तो हो? हाँ, मच बेटर देन बिफोर। क्या मैं तुम्हारी वाइफ से मिल सकती हूँ? कभी मिलवा दूंगा। अभी वो अपने ऑफिस में होगी। ऑफिस में? वो कहीं काम करती है? तुम्हारी वाइफ किसी और कंपनी में काम करती है? आर यू किडिंग मी? किसी और के ऑफिस में नहीं, उसका अपना छोटा सा बिजनेस है। उसका अपना छोटा सा बिजनेस? तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देव। लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन का अपना खुद का छोटा सा बिजनेस है? उसे नहीं पता कि वो लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन है। एनीवे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा बताओ, क्या लोगी तुम? जब यहाँ आई थी तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि मेरा पेट ही भर गया। ये कहते हुए काव्या ने सामने पड़ा देव का मैरिज सर्टिफिकेट ओपन कर लिया। उसमें शादी के बाद की दोनों की एक साथ वाली फोटो देखकर काव्या को लगा उसके दिल को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उसने अपने इमोशंस छुपाते हुए मुस्कुराकर देव की तरफ देखा। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है देव, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है उसकी किस्मत कि उसे तुम जैसा हस्बैंड मिला। जल्दी ही उससे मिलना चाहूंगी, मिलवाओगे ना? जरूर। ये कहते हुए काव्या की नजरें सौंदर्या पर टिकी थी। काव्या ये समझ चुकी थी कि सौंदर्या के चेहरे में खूबसूरती के साथ सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी था, जिससे चाहकर भी कोई नहीं बच सकता था। मैरिज सर्टिफिकेट वहीं छोड़कर उसने देव को देखा। एनीवे, गुड डे देव, अब मुझे जाना होगा। देव ने देखा काव्या के चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे। इसमें जेलसी, हार्ट ब्रेक, लव और हेट्रेड में से किसका लेवल ज्यादा था, ये बता पाना काफी मुश्किल था। बाहर निकलते ही काव्या चेतन से टकराई, जो देव के ऑफिस में ही आ रहा था। काव्या को रोते देखकर चेतन समझ चुका था कि अंदर क्या बातें हुई होंगी। काव्या, तुम्हारी बात हुई देव से? उसने तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया? हाँ जीजू, देव ने तो बताया, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बचपन से मैंने अगर किसी को चाहा है तो देव को। यही जिंदगी है काव्या, हमें हर वो चीज नहीं मिल सकती जिसकी हमें चाहत हो। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अब तुम भी आगे बढ़ो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देव जिसकी किस्मत में था उसे मिल चुका है। काव्या ने चेतन को देखा और वो रोते हुए निकल गई। काव्या को इस तरह रोते देखकर आज चेतन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिछले 8 साल से देव के साथ काम करते हुए चेतन का रवैया हमेशा देव के लिए रिस्पेक्टफुल रहा था, लेकिन काव्या को इस तरह रोते देखकर उसे देव पर बहुत गुस्सा आया। वो देव के केबिन में गया। तुमने काव्या को अपनी शादी के बारे में बता दिया? तुमने ये नहीं सोचा कैसा लगेगा उसे? तुम कहना क्या चाहते हो चेतन? इतने नादान मत बनो देव। तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम्हें पता है ना कि काव्या तुम्हें बचपन से चाहती है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। प्यार तो तुम सौंदर्य से भी नहीं करते, यही कहते हो ना मुझे अक्सर। बिहेव योरसेल्फ। आखिर तुम चाहते क्या हो चेतन? कि मैं काव्या को एक्सेप्ट करके सौंदर्य के साथ अपनी मैरिज के लिए रिग्रेट करूं? याद रखो, जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक ये मुमकिन नहीं है। वैसे भी मैंने काव्या को कभी कोई झूठी उम्मीद नहीं दी जिससे आज वो चीटेड फील करे। तो तुम्हें लगता है कि अब तुम किसी के भी मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हो? हा? बिल्कुल। ओह, तो तुम राठौड़ फैमिली को कैसे मना कर पाओगे, जिनसे मिलने के लिए अगले हफ्ते तुम राजस्थान जा रहे हो? याद रखो, दौलत, शोहरत और खानदान में वो लोग तुमसे काफी बड़े हैं। तुम्हें लगता है उनसे ना कहना तुम अफोर्ड कर पाओगे? देव जानता था कि चेतन जो कह रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। उसने चेतन की तरफ देखा। उन्हें क्या बोलना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल तो मेरी शादी की न्यूज सारी इंडियन मीडिया हाउसेस के साथ अब्रॉड मीडिया को भी दे दो। 3 दिन में ये खबर मुझे हर जगह चाहिए। चेतन बिना कुछ कहे देव के केबिन से बाहर निकल गया।
यहाँ अचानक देव की शादी की खबर सुनकर डिसअपॉइंटेड काव्या अपनी कार लेकर एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। ये मैं कौन सी जगह आ गई हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह को तो लोकेशन ऐप भी लोकेट नहीं कर पा रहा है। क्या करूं? किससे पूछूं? वैसे ये जगह मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से नीचे उतरना चाहिए। आगे चलती हूँ। काव्या की गाड़ी शहर से बाहर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां अंडरवर्ल्ड के लोगों का आना जाना था। शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वो जैसे ही हाईवे पर आई, उसकी जान में जान आ गई थी। मुझे लगता है मैं सीरियसली रास्ता भटक गई हूँ, लेकिन ये जगह उससे मच बेटर है। ये साइन बोर्ड कैसा है? ओह, यहाँ से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है। गुड, अब मैं समझ गई कि मुझे किस तरफ जाना है। ये सब सोचते हुए काव्या आगे बढ़ी ही थी कि उसकी कार एक स्कूटी से टकराई। ये स्कूटी सौंदर्या की थी, जो वहां देव को स्टेशन से पिकअप करने से पहले रात के डिनर के लिए कुछ वेजिटेबल्स खरीदने आई थी। इतनी बड़ी कार से टक्कर होते ही सौंदर्या की मानो जान निकल गई। काव्या बाहर निकलती इससे पहले वो उसके पास पहुंच गई। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, आपने देखा ना। अब तक काव्या अपनी गाड़ी से निकल आई थी। उसने बाहर आकर सबसे पहले गाड़ी की टूटी हेडलाइट देखी, फिर सौंदर्या को देखा। उसे देखते ही काव्या को लगा जैसे उसके शरीर में 440 का करंट दौड़ गया हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देव के मैरिज सर्टिफिकेट में देव के साथ उसने सौंदर्या को ही देखा था। तो यही है वो लड़की जो अपनी किस्मत सोने से लिखवा कर आई है। इसे ही मिला है देव के साथ सोने और जागने का सौभाग्य। यही है लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन और यही पैदा करेगी उसका वारिस। ये सब सोचकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वही गाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखने वाली सौंदर्या समझ गई थी कि जिस गाड़ी से उसकी स्कूटी की टक्कर हुई है वो 1 करोड़ से कम की नहीं है। भले ही ये गलती उसकी ना हो, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी से टकराने की सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। उस पर काव्या को रोते देखकर वो बहुत डर गई। आप प्लीज मत रोइए, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। कहने को तो सौंदर्या ने ये कह दिया था, लेकिन फिर मन ही मन वो हिसाब लगाने लगी थी कि इसका कॉम्पनसेशन उसे कितना पे करना पड़ेगा। पिछली बार न्यूज़पेपर में मैंने देखा था इसी तरह की कार पर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रैच के लिए एक आदमी को 5 लाख का कंपनसेशन पे करना पड़ा था। यहाँ तो पूरी हेडलाइट टूट गई है। मुझे डर है कहीं मेरा घर ही ना बिक जाए, जो अभी मुझे मिला भी नहीं है। सौंदर्या मन ही मन हिसाब बिठा रही थी, तभी उसने देखा काव्या लगातार उसी को देख रही थी। सौंदर्या उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसे आपस में सेटल करना चाहेंगी या आपकी कार इंश्योर्ड है? आपका जो फैसला होगा आप मुझे बता दीजिए। वैसे अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको रुपए दे दूंगी। आप प्लीज रोइए मत। अपनी बात पूरी ऑनेस्टी से कहने के बावजूद जब सौंदर्या ने देखा कि काव्या अब भी रो रही है तो वो परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर काव्या सौंदर्या के पास आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुमने मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। मैं आज इसलिए रो रही हूँ कि आज मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं जिससे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी उसने किसी और से शादी कर ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। ये बात है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा।
लेकिन क्या करें, मर्दों की इस दुनिया में औरतों की पोजीशन ही इतनी बुरी है, जबकि कहने को दोनों इक्वल हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उस कमीने के लिए नहीं, बल्कि उसे तुम्हारे लिए रोना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को छोड़कर उसने अपना नुकसान खुद किया है। सौंदर्या की बातें सुनकर काव्या मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि जिस आदमी को वो कमीना कह रही थी वो कोई और नहीं, उसका देव था। उसने सौंदर्या को ऊपर से नीचे देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में लकी कौन है, सौंदर्या या देव। क्या होगा जब सौंदर्या को पता चलेगा कि काव्या जिससे प्यार करती है वो कोई और नहीं, उसका देव है। जब देव को पता चलेगा कि सौंदर्या ने जिस गाड़ी को टक्कर मारी है वो किसी और की नहीं बल्कि काव्या की ही गाड़ी है। इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करेगा देव? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या की बातें सुनकर काव्या जहां मन ही मन हंस रही थी, वहीं सौंदर्या इस बात से दुखी थी कि कोई काव्या जैसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके अलावा सौंदर्या को चीप अटायर के साथ स्कूटी के साथ देख काव्या के मन में सवालों का तूफान मचा था। सौंदर्या बहुत खूबसूरत और बहुत बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देव ने अपनी तरह अमीर घराने की लड़की की जगह इसे क्यों चुना? आखिर ये लोग मिले कहाँ और इनकी शादी कैसे हुई? अपने दिमाग में मची उथल पुथल को मिटाने के लिए काव्या ने सौंदर्या की तरफ गौर से देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शादीशुदा हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप क्या एस्ट्रोलॉजर हैं? तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही कि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि बहुत खुश भी हो। एंड आई एम श्योर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, है ना? शादीशुदा हूँ ये तो सच है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं इसमें डाउट है। अगर ऐसा है तो इस शादी के क्या मायने? एक्चुअली हमारी शादी का आधार कभी प्यार था ही नहीं। हमने एक दूसरे के प्यार में पड़कर शादी नहीं की है, बस सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है मेरे हस्बैंड इस दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटते। देव की तारीफ करते वक्त काव्या देख रही थी कि सौंदर्या का चेहरा काफी खिल गया। काव्या ने सौंदर्या को छेड़ना चाहा। ओहो, देव की इतनी तारीफ, काश वो अपने कानों से सुन रहा होता। देव का नाम काव्या के मुंह से सुनते ही सौंदर्या उसे हैरानी से देखने लगी थी और काव्या को भी अपनी गलती समझ आ गई। काव्या इधर उधर देखने लगी और सौंदर्या की नजर काव्या पर पड़ी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे हस्बैंड का नाम देव है? तुम जानती हो उन्हें? वो एक्चुअली मैंने उस दिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ देखा था, जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अचानक याद आया कि मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। ओके, बाय। काव्या की बात सुनकर सौंदर्या सोच रही थी कि उसका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी दोस्ती काव्या जैसी अमीर घराने की लड़की से है, और काव्या को लग रहा था कि वो अपने ही जाल में फंस गई है। उसने जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट कर दी थी। तभी उसने देखा सौंदर्या उसके कार की खिड़की नॉक कर रही है। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मेरी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है उसे मैं जल्दी से जल्दी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी कार इंश्योर्ड है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अपने विशेष के साथ काव्या अपनी गाड़ी लेकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल चुकी थी और सौंदर्या उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी। तभी उसे याद आया कि स्टेशन पर खड़ा देव उसका इंतजार कर रहा होगा। वो वेजिटेबल्स खरीदने की बजाय स्कूटी स्टार्ट करके देव के पास पहुंच गई, जो उससे नाराज था।
बहुत जल्दी आ गई तुम। अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है मुझे पहुंचे। जाओ, कुछ और काम हो तो वो भी कराओ। आई एम सो सॉरी। सौंदर्या को अपने कानों में हाथ लगाए देखते ही देव ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी सौंदर्या मुस्कुराते हुए फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। देखिए, मेरी स्कूटी से एक टक्कर तो पहले ही हो चुकी है, अब मैं आपसे भी टकराना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज नाराजगी छोड़िए और मेरी शान की सवारी पर बैठकर घर चलिए। सौंदर्या के मुंह से टक्कर की बात सुनते ही देव थोड़ा परेशान हो गया। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। यू मीन एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जिसकी गाड़ी से मैं टकराई उसका काफी नुकसान हो गया। आई एम श्योर उसे ठीक करवाने में उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लाखों रुपए का खर्चा सुनकर देव समझ चुका था कि सौंदर्या ने किसी ऐसी वैसी कार को नहीं बल्कि बड़ी ही आलीशान कार को टक्कर मारी होगी। लेकिन उसे उन लाखों रुपए से ज्यादा सौंदर्या की चिंता थी। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। उस गाड़ी के ओनर ने तुम्हें कुछ भला बुरा तो नहीं कहा ना? यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ देव कि मैंने उस लड़की की इतनी महंगी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, पर उसने मुझसे कोई कंपनसेशन ना लेते हुए मुझे मेरी मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट विशेस दी। कितनी अच्छी लड़की थी ना वो। अमीर लोग इतने अच्छे होते हैं ये मैं नहीं जानती थी। अमीर लोगों के फितरत से देव अच्छी तरह वाकिफ था और ये भी जानता था कि अमीर बनने के लिए लोग कितने पैतरे अपनाते हैं। लेकिन वो सौंदर्या की बातें खामोशी से सुन रहा था। तभी देव को लगातार हिचकियां आने लगीं। उसे इस तरह हिचकियां लेते देख सौंदर्या ने उसे पानी पिलाया और देव की तरफ देखा। अचानक इतनी हिचकियां देव? मैं तो यहाँ हूँ, फिर आपको इतना याद कौन कर रहा है? होगी कोई मेरी सीक्रेट लवर, यू नेवर नो। अच्छा जी, वैसे मैं ना जानूं इसी में उसकी भलाई है। वैसे भी इतनी गर्मी है, उस पर इतनी जलन। तुमसे तो दूर रहने में ही भलाई है। क्या पता तुम फिर कब मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगो। आप फिर शुरू हो गए देव। सौंदर्या के चेहरे पर बनावटी गुस्सा देव को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कुछ न कुछ कह के वो उसे गुस्सा दिला ही देता। उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा और स्कूटी पर उसे पीछे बिठाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर स्कूटी स्टार्ट कर दी। स्कूटी की स्पीड के साथ उसके ख्यालात भी तेजी से चल रहे थे। ऐसा नहीं है सौंदर्य कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या तुम्हें किस नहीं करना चाहता। बस डरता हूँ कि बिना इमोशनल फाउंडेशन के कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा न कर बैठूं जो तुम्हारे लिए एम्बैरसिंग हो सकता है आज हम साथ हैं लेकिन फ्यूचर में हम साथ ना रह पाए। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में मेरे साथ बिताए गए इमोशनलेस मोमेंट्स का रिग्रेट हो। देव ने अपने दिल की बात भले ही सौंदर्या से ना कही हो, लेकिन कुछ हद तक सौंदर्या देव की इमोशंस समझ गई। वो जानती थी कि देव एक रिस्पॉन्सिबल मैन है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे फ्यूचर में दोनों को पछताना पड़े। तभी घर पहुंचने के बाद सौंदर्या को डिनर के लिए परेशान देखकर देव ने फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए सौंदर्या को देखा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज डैड ने एक आदमी के थ्रू कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूध भिजवाया था जिसे मैंने रखवा दिया था। इतनी सारी चीजों को देखकर सौंदर्या काफी खुश हो गई और गजेंद्र प्रताप को याद कर वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई। उसने देव की तरफ देखा। पापा हमसे चाहे कितना भी दूर रहें, लेकिन हमारा ख्याल रखना नहीं भूलते हैं। आज इतना कुछ था डिनर में कि सौंदर्या क्या बनाए इसके लिए उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाकर बैठे ही थे कि देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? तुम्हें सच में याद नहीं कि आज क्या है? नहीं। आज हमारी शादी को 40 दिन हो गए हैं। इम्प्रेसिव देव। जहाँ हस्बैंड्स आमतौर पर अपनी मैरिज एनिवर्सरी और अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं, ऐसे में आपको हमारी शादी के 40 दिन याद हैं। सुनकर अच्छा लगा। सौंदर्या के जवाब पर देव ने बिना कुछ कहे ही मुस्कुरा दिया। तभी सौंदर्या ने देव को इस तरह देखा जैसे कुछ बहुत खास बताने वाली हो। अब बर्थडे से याद आया, परसों शनाया का 28th बर्थडे है। मैं सोच रही थी हम मिलकर अगर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें तो कैसा रहेगा?
हमसे अगर तुम्हारा मतलब मुझसे है तो प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तुम्हें पता है मैं सुजॉय और उसकी फैमिली से दूर रहना चाहता हूँ। देव, आप तो जानते हैं कि इस साल शनाया कितने मुश्किल दौर से गुजरी है। ऐसे में उसके इन लॉज से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती, और सुजॉय को उसका बर्थडे याद हो इसमें भी मुझे डाउट है। लेकिन मैं सचमुच शनाया को चीयर करने के लिए उसका ये बर्थडे खास बनाना चाहती हूँ, और आपके बिना मेरे लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है। प्लीज मान जाइए। सौंदर्या को इस तरह अपने सामने बेग करते देख देव ने हाँ कर दी और सौंदर्या खुशी के मारे उछल पड़ी। उसको बच्चों की तरह खुश देखकर देव मुस्कुरा रहा था। 2 दिन बाद शनाया के बर्थडे के दिन सुबह ऑफिस में अचानक सौंदर्या की मुलाकात सुजॉय से हो गई। सुजॉय, तुम्हें याद है आज क्या है? सौंदर्या के सवाल पर सुजॉय को इस तरह से हैरान होते देखकर सौंदर्या समझ गई कि उसे सचमुच शनाया का बर्थडे याद नहीं। उसने सुजॉय की तरफ देखा। कमाल है सुजॉय, तुम्हारे हर बर्थडे को यादगार बनाने वाली अपनी वाइफ शनाया का बर्थडे तुम्हें याद नहीं। आई थिंक तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। सीरियसली सौंदर्या, तो तुम चाहती हो कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर उनकी माँ का बर्थडे मनाऊं? तुम कहना क्या चाहते हो कि माँ बनने के बाद औरतों को अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहिए? क्या माँ बनने के बाद उनकी इच्छाएं मर जाती हैं? हो कम ऑन, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता सौंदर्या, प्लीज। वैसे भी तुम्हारे कारण शनाया का दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारी प्रोवोक करने के कारण अब वो मेरी या मेरी फैमिली की एक बात नहीं मानती। अपनी गलती के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानना बंद करो सुजॉय। आज शनाया की जो भी हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। तुम मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, जैसा व्यवहार तुम लोग शनाया के साथ करते हो वैसा अगर तुम्हारी बहन के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिना मतलब मेरी बहन को इसमें मत घसीटो प्लीज। वो अपनी फैमिली में वैसे ही रहती है जैसे उसे रहना चाहिए। हर मर्द जब शादी करके एक औरत को अपने घर लाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वही होती है जो मैं शनाया से करता हूँ, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आई रियली वंडर कि तुमसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ। एनीवे, अगर तुम शनाया का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, उसका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन अगर तुमने इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो याद रखना, जिन बातों के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो उसे मैं हकीकत में करके दिखा दूंगी। प्लानिंग के मुताबिक सौंदर्या देव को लेकर शाम को शनाया के ऑफिस से घर पहुंचने से पहले ही उसके घर उसके गिफ्ट और केक के साथ पहुंच गई। शनाया के घर में एंटर करते ही सौंदर्या जोर से चिल्लाई, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहने के साथ ही सौंदर्या ने शनाया को गले से लगा लिया और शनाया की आंखों से आंसू बह निकले। तभी सौंदर्या ने एक ब्लू वेलवेट बॉक्स से एक सोने का ब्रेसलेट निकालकर शनाया के हाथों में पहना दिया, जिस पर शनाया का नाम एम्बॉस्ड था। शनाया का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा। थैंक यू सो मच सौंदर्या। मम्मी पापा के बाद सिर्फ एक तू ही तो है जो हर साल मेरे बर्थडे पर मुझे खुश करना नहीं भूलती। देव ने टेबल पर केक रख दिया और सौंदर्या ने आते हुए बाहर से डिनर ऑर्डर कर दिया था। शनाया, बच्चों और आशा जी के साथ साथ सौंदर्या भी काफी खुश थी। बस खुश नहीं थे तो वो थे सावित्री देवी और सुजॉय, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कहें। इसी बीच आरना ने टीवी ऑन कर दिया जिस पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लक्ष्मी एम्पायर के बिजनेस किंग देव के लिए अपनी मिस्टीरियस क्वीन के साथ 7 फेरे। आखिर कौन है देव की मिस्टीरियस क्वीन? बिजनेस टाइकून देव का मैरिटल स्टेटस अब नहीं रहा सिंगल। इस खबर को देखते ही शनाया ने पहले हैरानी से सौंदर्या और फिर दूर खामोशी से खड़े देव को देखा। शनाया की नजरों में ढेर सारे सवाल थे, जिसे देखकर देव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां देखे। क्या शनाया ये बात जान गई थी कि ब्रेकिंग न्यूज पर जिस देव की बात हो रही है वो उसके सामने ही है? क्या देव सौंदर्या को अब अपनी असलियत बता देगा?
क्या अपनी ही शादी की खबरें मीडिया को देखकर देव ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देव की शादी और उसके मिस्ट्री क्वीन की खबर न्यूज चैनल पर आते ही शनाया के साथ साथ सौंदर्या भी हैरान हो गई। उसने शनाया की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। कमाल है, किसी के मरने की भी खबर नहीं बनती और किसी की शादी की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आज सुबह से इस खबर के इतने नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पर आ चुके हैं कि मेरा दिमाग चकरा गया है। क्या तुझे नहीं पता ये आज हमारे देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी हॉट न्यूज है जो इंटरनेट और टीवी से लेकर हर जगह है। अपनी शादी अनाउंस करना, ये भी भला कोई खबर है? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है सौंदर्या, और फिर ये देव तो हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है। तुझे पता है हमारे पूरे देश की जीडीपी को ये बंदा अकेले हैंडल करता है। ये कहते हुए शनाया ने देव की तरफ थोड़ी सस्पिशियस नजरों से देखा। वैसे देव, आपको ये खूबसूरत इत्तेफाक नहीं लगता कि आपका और लक्ष्मी एम्पायर के सीईओ देव प्रताप सिंह का नाम सेम है? देव समझ रहा था कि शनाया आखिर कहना क्या चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए शनाया की तरफ देखा। खूबसूरत इत्तेफाक तो है, लेकिन नाम सेम होने से क्या होता है? हमारी किस्मत तो सेम नहीं है ना। शनाया देव की इस बात पर अग्री होते हुए सौंदर्या की तरफ देखने लगी। सही कहा आपने, लेकिन फिलहाल मैं सोच रही हूँ न जाने वो कौन किस्मत वाली लड़की होगी जिससे इसने शादी की होगी। तुझे क्या लगता है सौंदर्या? मुझे ऐसा लगता है वो चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी तरह ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं होगी। एक अमीर लड़का हमारी जैसी किसी ऑर्डिनरी लड़की से शादी करे, ऐसा सिर्फ फिल्मों में या स्टूपिड टीवी शोज में ही होता है। शनाया और सौंदर्या के बीच हो रही बातों को गौर से सुनते हुए देव एक कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन आशा जी की निगाहें देव पर ही जमी हुई थीं। तभी उन्होंने सौंदर्या की तरफ देखा। ऐसा जरूरी नहीं है सौंदर्या, हो सकता है ब्रेकिंग न्यूज में जिस मिस्ट्री क्वीन की बातें हो रही हैं वो कोई ऑर्डिनरी लड़की ही हो और उसे अपने हस्बैंड की रियल आइडेंटिटी खुद ना पता हो। आई एम सॉरी आशा जी, लेकिन मैं ऐसी सुपरफिशियल बातों को नहीं मानती। मैं तुम्हें मानने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती सौंदर्या, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जिस लड़की से इन्होंने शादी की है उसके लिए इन्होंने देश की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली राठौड़ फैमिली का रिश्ता ठुकरा दिया है। रियली आशा जी? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? ये कहते हुए सौंदर्या आशा जी को गौर से देखने लगी और उसके जवाब में आशा जी ने मुस्कुरा दिया। जब से इंटरनेट आया है चाहकर भी कोई बात किसी से छुपी नहीं रह सकती, और फिर मेरे एक दूर के रिलेटिव हैं जो इनके ऑफिस में ही काम करते हैं, उनसे ही मैंने ऐसी उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। वाओ आशा जी, अगर ये सच है तो वो लड़की कितनी किस्मत वाली होगी ना। काश मैं आपको बता सकती कि वो किस्मत वाली लड़की कोई और नहीं, आप ही हैं। इस ख्याल के साथ आशा जी ने देव की तरफ देखा जो चुपचाप एक तरफ बैठा इन्हीं की बातें सुन रहा था। आशा जी इस विषय में देव से बात करने का मौका ढूंढ रही थीं। तभी सौंदर्या का ऑर्डर किया खाना आ गया और उसे सर्व करने के लिए वो किचन में चली गईं। तभी इत्तेफाक से किचन में आए देव पर उनकी नजर पड़ी। देव सर, मैं आपसे ही बात करने का मौका ढूंढ रही थी। आप सौंदर्या मैम को अपनी असलियत बता क्यों नहीं देते? उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सही समय देखकर मैं सौंदर्या को बता दूं, लेकिन आज नहीं। एनीवेज, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप मैम के साथ बाहर बैठिए, मैं आती हूँ। देव की इस बात ने आशा जी का दिल छू लिया था। उन्होंने देव को बचपन से देखा था और देव की लाइफस्टाइल से अच्छी तरह वाकिफ थीं। आज जिस देव से वो मिली वो उससे काफी अलग था जिस देव को वो जानती थीं।
वो ये सोच रही थी कि तभी सावित्री देवी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैं कब से कह रही हूँ मुझे भूख लगी है, लेकिन शनाया तुम अपने बर्थडे में इस कदर बिजी हो कि तुम्हें मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, अगर इस वक्त मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा शुगर लो हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊं? सावित्री देवी को इस तरह चिल्लाते देख सौंदर्या शनाया को हटाकर उनके कमरे में जाकर खड़ी हो गई। आंटी जी, खाना आ चुका है, आप बैठिए, अभी 2 मिनट में खाना सर्व हो जाएगा। और प्लीज आज शनाया के बर्थडे के दिन तो कम से कम उस पर मत चिल्लाइए। मैं चिल्ला रही हूँ? मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ जो उस पर चिल्लाऊं? वैसे भी मैं सब जानती हूँ कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। सावित्री देवी सौंदर्या पर बरस पड़ी। तभी देव और आशा जी वहाँ पहुँच गए। देव को देखते ही सावित्री देवी के सुर बदल गए। बेटा, मैं सौंदर्या को सिर्फ समझा रही थी कि बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय का ध्यान रखना चाहिए। हम बूढ़े दवा और खाने पर ही तो जिंदा रह सकते हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक की भी देरी से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। सावित्री देवी का जवाब सुनकर देव कुछ ना कहते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया, लेकिन सौंदर्या सावित्री देवी के पास खड़े सुजॉय को घूर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सुजॉय, आज शनाया के बर्थडे पर मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। तुमने अपनी माँ को ये बात समझाई नहीं क्या? बेहतर होगा समझा दो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सुजॉय अपने आप को चाहे कितना भी ग्रेट समझे, लेकिन इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ था कि देव के सामने वो कुछ भी नहीं है। स्पेशली अपने कुछ पिछले एक्सपीरियंस के कारण अब देव से नजर मिलाने से भी उसे शर्म आती थी। ऐसे में उसके सामने सौंदर्या को कुछ भी कहने की सुजॉय में हिम्मत नहीं थी। तभी आशा जी ने सबको आवाज लगाई, प्लीज सब लोग डिनर टेबल पर आ जाइए, द फूड इज सर्व्ड। ये सुनते ही सबसे पहले सावित्री देवी डिनर टेबल पर आकर बैठ गई, लेकिन खाना देखते ही उन्हें लगा उनकी भूख मर गई है। उन्होंने शनाया की तरफ देखा। शनाया, तुम्हें पता है ना, मुझे चाइनीज और मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या चाहती हो? सावित्री देवी की बातें खत्म करने से पहले ही सुजॉय उनके बाजू में आकर बैठ गया। उसने आंखों के इशारे से अपनी माँ को चुप करा दिया, लेकिन सावित्री देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। तभी सौंदर्या ने उनकी तरफ देखा। आंटी जी, आप मसालेदार खाना नहीं खाती, लेकिन मैंने तो सुना है कि आपको मसालेदार सी फूड बहुत पसंद है। इसीलिए शनाया की पसंद के चाइनीज फूड के साथ मैंने हम सबके लिए आपकी पसंद का ये खाना ऑर्डर किया था। अपनी ही घर में सौंदर्या को इस तरह सारे फैसले लेते देख सुजॉय जल भुनकर राख हुए जा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने शनाया की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठी थी। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? एक बार ये लोग यहाँ से चले जाएं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शनाया ने सुजॉय की बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी, क्योंकि आज अपने बर्थडे पर वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। उसने टॉपिक बदलने के लिए मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। अब आपको भी फैमिली शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए देव। क्यों, ठीक कह रही हो ना सौंदर्या? शनाया की इस बात का सौंदर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तुमने शनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया सौंदर्या? सौंदर्या कुछ कहती उससे पहले शनाया ने देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सवाल तो मैंने आपसे भी किया है देव, वो जवाब नहीं दे रही है तो आप ही दे दीजिए। सौंदर्या 28 की हो चुकी है और ऐसे में मुझे लगता है कि अब आप दोनों को अपनी फैमिली शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। शनाया की इस बात का जवाब ना सौंदर्या दे रही थी और ना ही देव। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। तभी आशा जी ने देव की तरफ देखा। शनाया ठीक कह रही है सर। आशा जी देव को सर कहते कहते रुक गई। देव ने उनकी तरफ देखा और अपना सिर नीचे करके फिर से खाना खाने लगा। आशा जी से आज एक बहुत बड़ी गलती होते होते बच गई। ऊपर वाले को शुक्रिया कहकर वो फिर से देव की तरफ देखने लगी थी। औरतों में
30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं देव। ऐसे में सौंदर्या और तुम्हें इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और फिर भाई साहब भी यही चाहते हैं। अब तक खामोशी से सबकी बातें सुन रहे देव ने सौंदर्या की तरफ देखा, जो अब भी उसी की तरह सिर नीचे किए खाना खाने में लगी थी। तुम क्या चाहती हो सौंदर्या? तुम भी तो कुछ बोलो। सौंदर्या ने देखा कि ये कहते हुए देव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसकी स्माइल के पीछे क्या राज थे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सौंदर्या इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने गौर से देव की तरफ देखा। आप कहें तो हम अभी घर चलें? सौंदर्या के इस बोल्ड आंसर को सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया, लेकिन तभी सबने देखा सावित्री देवी के आंख, मुंह और नाक से लगातार पानी गिरने के साथ साथ उनका पूरा मुंह लाल हो चुका था। सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। क्या हुआ आंटी जी? खाना बहुत स्पाइसी है क्या? ओह, आप तो बोल भी नहीं पा रही हैं। पिछले 8 सालों से शनाया को खून के आंसू रुलाने वाली सावित्री देवी को इस तरह देखकर सौंदर्या को बहुत अच्छा लग रहा था। शनाया उसके लिए सलाद ले आई थी और वो उसे खाकर सुजॉय के साथ अपने कमरे में चली गई। तभी शनाया ने अपनी दूसरी तरफ बैठी सौंदर्या की तरफ देखा। तुझे नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा हो गया? बिल्कुल नहीं। और तू जो उनके लिए इतना सोच रही है, क्या उन्होंने कभी तेरे लिए इस तरह सोचा है? मैं एक चीज जानती हूँ शनाया, बर्दाश्त उतना ही करना चाहिए जब तक लोग उसे हमारी अच्छाई समझे। जब लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझने लगे तो उन्हें उनकी ही भाषा में समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद तू सही कह रही है। मुझे लगता है इसकी वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैंने इतने दिनों तक अपना गुस्सा पिया नहीं होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। एनीवे, आज के दिन पुरानी बातें सोचकर अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। आज तेरा बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर सबने एक बार फिर शनाया को हैप्पी बर्थडे विश किया और देव के साथ सौंदर्या अपने घर की तरफ चल पड़ी। दोनों का घर एक दूसरे से बहुत दूर नहीं था, ऐसे में दोनों पैदल ही जा रहे थे। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा, जो काफी खामोश था। क्या बात है देव, आप बहुत शांत हैं। अभी जो शनाया और आशा जी ने कहा, आप उसके बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। सौंदर्या के जवाब पर देव ने सिर हिलाते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर उसने सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो तुम क्या करोगी? देव के मुंह से अचानक से ये सवाल सुनकर सौंदर्या उसकी तरफ देखने लगी। देव के चेहरे को देखकर वो आसानी से ये बात समझ चुकी थी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो देव को लंबे समय से काफी परेशान कर रही है। लेकिन क्या? आखिर क्या था इस क्या का जवाब? क्या आज देव सौंदर्या को अपनी आइडेंटिटी बताने वाला था? देव की आइडेंटिटी जानकर क्या होगा सौंदर्या का रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए शनाया को खुश देखकर सौंदर्या बहुत खुश थी और अब उसके लिए घर तक का ये सफर देव के साथ एक ड्रीम वॉक जैसा था। उसे देव से ऐसे सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप भी ना देव, आज की रात कितनी खूबसूरत है और आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। आई कांट बिलीव आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। रियली, यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ओह गॉड, एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा था। नहीं बताना है तो मत बताओ, इट्स ओके। वैसे मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो इंसान शादी के पहले दिन ही बिना अंजाम की परवाह किए ये कन्फेस कर ले कि वो बैंकरप्ट और बेघर है, वो किसी से क्या ही छुपा सकता है। इसीलिए ये सवाल ही फेक है। सौंदर्य के दिमाग में मेरी काफी पॉजिटिव इमेज है। अगर उसे पता चला कि मैंने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाई है
तो शायद उसका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। शायद इसके बाद वो अपने जीवन में किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट ना हो पाए। सुने वाह, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। देव अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो सौंदर्या को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने लगा। ओके, नथिंग इज सीरियस, इट्स अ सिंपल क्यूरियोसिटी। जस्ट जानना चाहता था कि तुम्हें अगर पता चले कि मैंने कोई बात तुमसे छुपाई है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, यू नो। देव के इन शब्दों ने सौंदर्या को इमोशनल कर दिया। वो अपनी गहरी आंखों से देव को एकटक देखने लगी। देखिए देव, मैरिज का बेसिस ट्रस्ट होता है। दो अनजान लोग एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ बांट लेते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में कहीं भी बिट्रेयल आ जाए तो फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए इफेक्टेड हो जाता है। अफेक्टेड? तुम कहना क्या चाहती हो? आई रिक्वेस्ट, प्लीज मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। देव की घबराहट उसकी बातों में साफ नजर आ रही थी। अब सौंदर्या को इस सवाल से इरिटेशन सा होने लगा था। वो इस समय को इन सवालों में खोना नहीं चाहती थी। अगर सवाल पूछ ही लिया है देव, तो मैं आपको जवाब दे ही देती हूँ। देखिए, इस तरह की चीजों के लिए कोई रूल्स नहीं होते। ये इमोशंस और फीलिंग्स की बात है। ऐसी चीजों के रिएक्शन इस पर बेस्ड होते हैं कि कोई कितना डीपली हर्ट हुआ है। देव अंदर ही अंदर काफी गिल्ट महसूस कर रहा था। अब वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। ओके, फॉरगेट इट, यू आर राइट। मैं भी ना जाने किन सवालों में उलझ गया, बट नाउ प्लीज लीव इट। वैसे एज यू सेड, ये रात काफी खूबसूरत है। आप भी ना देव, कमाल है बिल्कुल। हम घर पहुंच गए हैं, चलिए, काफी देर हो गई है। दूसरी तरफ सबके जाने के बाद शनाया शावर लेने चली गई। शावर लेते हुए वो सोच रही थी कि सौंदर्या ने अगर उसका जन्मदिन ना मनाया होता तो उसे याद भी नहीं था कि उसे भी खुश रहने का अधिकार है। वो बालों को पोंछते हुए बाहर आई, तब तक आशा जी, रुद्र और आरना गहरी नींद में सो चुके थे। वो अपने कमरे में आकर खुद को शीशे में देखने लगी। अचानक सुजॉय उसके कमरे में आया। तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम तुरंत इसी समय मेरे कमरे से निकल जाओ। बहुत खूब। लगता है मैडम के सर से पार्टी का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। बहुत जबान चल रही है ना। मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ मेरे कमरे से। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस कमरे में तुम्हारे लिए आया हूँ? तुम्हारी औकात मेरे लिए किनारे पर पड़े एक डस्टबिन जैसी है, समझी? वैसे तुम होती कौन हो मुझे इस कमरे से निकालने वाली? हाँ? सुजॉय अपने हाथों में पकड़ी हुई शर्ट को जोर से शनाया के मुंह पर फेंकता है। और ये है तुम्हारी औकात? मेरे जूतों को पॉलिश करके इस शर्ट को आयरन करो जल्दी। कल मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। और हाँ, जूते इतने चमकने चाहिए कि इसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई दे, समझे तुम? और याद रखना, किसी भी काम में जरा सी भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? तुम खुद को क्या समझते हो सुजॉय? बहुत हो गई तुम्हारी अय्याशी, पर अब मैं और नहीं सहूंगी। तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को और चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हारे कपड़े धोने, जूते पॉलिश करने या खाना बनाने वाली नौकरानी नहीं हूँ। अरे अरे अरे, बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो फिर तुम हो कौन? पहचाना नहीं मैंने। जरा अपना इंट्रो तो दे दो। आसमान की परी हो या किसी रियासत की रानी हो या मेरी नौकरानी? आखिर हो कौन? जरा हमें भी तो बताओ। शनाया ने सुजॉय की शर्ट उसके मुंह पर फेंक दी और अपने कमरे से लिविंग रूम में चली गई। सुजॉय भी उसके पीछे पीछे आ गया। सुजॉय, तुम्हारे जुल्म सहते सहते मेरा जिस्म ही नहीं, ज़मीर तक जख्मी हो चुका है। ये घर मेरा है और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम सौंदर्य की जुबान बोल रही हो। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली है बकवास। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूं। सुजॉय गुस्से से आगे बढ़ा और शनाया को बड़ी आंखों से घूरने लगा। सुजॉय फिर किसी साइको की तरह चिल्लाने लगा। बेशरम औरत, तू मुझे इनकार करेगी? मुझे?
मैंने तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, आज तक तुझे पाल भी रहा हूँ। बहुत हिम्मत आ गई तुझमें कि तू मुझसे जबान लड़ा रही है। शनाया को बुरा भला कहते हुए सुजॉय ने शनाया को जोर से धक्का दिया, जिससे शनाया फर्श पर गिर पड़ी और उसका सर जमीन से टकरा गया, जिससे उसे चक्कर सा आ गया। होश ठिकाने आ गए मैडम के? शनाया अपने होश खोने लगी। उसकी आंखों के सामने सुजॉय और उसकी जिंदगी का हर दर्द भरा लम्हा गुजरने लगा, जिसमें वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के चुपचाप सुजॉय के किए हर इंसल्ट को सहती रही। सुजॉय सरकास्टिक स्माइल के साथ फिर जोर से चिल्लाया, आज के बाद तुम अपनी औकात कभी नहीं भूलोगी। फिर इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? मुझे निकालोगी अपने कमरे से? शनाया सुजॉय की हर बात का करारा जवाब दे रही थी। इन दोनों की लड़ाई की आवाज जल्दी ही आशा जी, आरना और रुद्र तक पहुंच गई। आशा जी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। अपने पेरेंट्स को यूं लड़ता देखकर आरना घबरा कर रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, डैडी, डैडी प्लीज, मम्मा को मत डांटो, उन्होंने कोई गंदी बात नहीं की है डैडी, मम्मा तो गुड गर्ल है, डैडी प्लीज, वो सॉरी बोल देगी, उन्हें पनिशमेंट मत दो ना। चुप, बिल्कुल चुप। बिना बोले तेरी मम्मा का दिमाग ठीक नहीं होने वाला। आशा जी, अब बच्चों को लेकर अंदर जाइए। शनाया को छोड़ दीजिए सुजॉय, इन बच्चों के लिए उसे बख्श दीजिए। आज उसका जन्मदिन है, उस पर और जुल्म मत कीजिए। ये हमारा घरेलू मामला है, बीच में बोलने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी है। आप कुछ ना बोले तो बेहतर होगा। सुजॉय की बात सुनकर आशा जी ने बच्चों को अपने सीने से जोर से चिपका लिया। आरना आशा जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के शनाया के पास चली गई और उसने शनाया को जोर से पकड़ लिया। सुजॉय ने जोर से आरना का हाथ पकड़कर उसे शनाया से अलग कर दिया, जिससे आरना जमीन पर गिर पड़ी। आरना मेरी बच्ची, क्या हुआ? रोना नहीं बेटा, तू तो बहादुर है ना, मेरी प्रिंसेस। उठ जा आरना, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ। सुजॉय बिना कुछ सोचे एक साइको की तरह चिल्ला रहा था। अचानक शनाया की नजर आरना के डरे हुए चेहरे पर पड़ी। शनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सुजॉय को जोर से पीछे की ओर धकेला और अपनी बेटी को उठाने आगे बढ़ी। ये देखकर सुजॉय अपने होश खो बैठा। तू मुझे ताकत दिखा रही है? आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा, सिखा के ही दम लूंगा, वरना मेरा नाम सुजॉय नहीं। आरना फिर शनाया की तरफ भागी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुजॉय ने बच्ची का हाथ पकड़कर उसे फिर रोक दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सुजॉय? वो बेटी है हमारी। आज तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पर आज तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। शनाया पूरी ताकत बटोर के उठी और सुजॉय को जोर से धक्का दिया। ये सुजॉय के लिए अनप्रेडिक्टेबल था। वो बैलेंस नहीं कर पाया और स्लिप होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके माथे पर चोट भी आई। आशा जी प्लीज बच्चों को अंदर ले जाइए, प्लीज। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ये देखे, पर मैं मजबूर हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें ले जाइए प्लीज। बच्चे बुरी तरह डर से कांप रहे थे। आशा जी उन्हें लेकर उनके कमरे में चली गई। दूसरी तरफ सुजॉय हैरानी से शनाया की तरफ देख रहा था, जो उसकी चोट देखकर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही थी। माँ जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बहू ने मेरा क्या हाल किया है। सावित्री देवी अपने बेडरूम में सो रही थी। सुजॉय की चीख सुनकर वो दौड़ते हुए वहां आई और सुजॉय को फर्श पर गिरा देखकर शनाया पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया बेटा? ये इस बेशर्म लड़की का ही काम होगा। क्यों? इरादे क्या है तेरे? अपने सुहाग को अपने हाथों से मिटा देना चाहती है? बहुत हो गया, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बातें। अगर अब आपने एक भी शब्द कहा तो आपका हाल भी आपके बेटे जैसा होगा। अब अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं, समझिए आप। सुजॉय ने शनाया की तरफ डरते हुए देखा।
माँ इसकी मुंह मत लगो, ये पागल हो गई है। जितना जल्दी हो सके माँ मेरा इलाज करवाओ, वरना मुझे खो दोगी। अरे ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है रे? पागल तो नहीं हो गया? तुझे कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा श्राप है, ये लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। सावित्री देवी ने खा जाने वाली नजरों से शनाया को देखा और जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दिया। अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ा और सुजॉय के सर पर पट्टी बांधने की कोशिश की। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और वो सुजॉय के साथ जाने ही वाली थी कि शनाया ने दरवाजा लॉक कर दिया। अरे शनाया, सुजॉय दर्द से पागल हो रहा है, दरवाजा लॉक करने का क्या मतलब है? तू क्या चाहती है? जाने दे हमें। तो आप हॉस्पिटल जाना चाहती हैं, राइट? पर पहले मुझसे एक वादा करना होगा, वरना आपका बेटा यूं ही दर्द से तड़पता रहेगा। तुझे क्या हो गया है बहू? ये पति है तेरा, सब पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और तू इसे अस्पताल जाने से रोक रही है। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे सब मंजूर है। आपको और आपके बेटे को मुझसे और मेरे बच्चों से अपने हर जुल्म के लिए माफी मांगनी होगी, वो भी अभी, इसी वक्त, इसी जगह, राइट नाउ। अगर मंजूर है तो ये रही चाबी। अब सावित्री देवी क्या करेंगी? क्या इगोइस्टिक सुजॉय अपनी माँ के साथ माफी मांगेगा या शनाया ये दरवाजा नहीं खोलेगी? क्या सुजॉय की जान खतरे में थी या फिर सुजॉय फिर से कोई चाल चलेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी।